जय हिंद दोस्तों। आज का यह वीडियो 2012 के सीटेट पेपर 1 के बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र का है। यह वीडियो आपको सीटेट, एसटेट यानी स्टेट टेस्ट, ईएमआरएस, DSSB और सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए है, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। और नवंबर में भी सीटेट देखिए 2012 को 2 बार हुए थे, एक नवंबर में हुआ था, एक जुलाई में, तो उसका भी मैं आपको दूंगा। पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर अच्छा लगे यह वीडियो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसा करने से हमारा मोटिवेशन होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है सीखने संबंधी निर्योग्यताएं। देखिए योग्यता, निर्योग्यता। योग्यता मतलब उसके अंदर अच्छे गुण जो योग्य है, और निर्योग्यता मतलब वो योग्य है ही नहीं, बेकार है। तो सीखने संबंधी निर्योग्यताओं को बताना है। इसका मतलब आप आम भाषा में समझें, यानी सीखने में जो गलतियां होती है, जो त्रुटियां होती है, उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा रहा है। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि यदि माता पिता को पैतृक लेके चला है, मातृक नहीं, पैतृक का मतलब होता है पिता से संबंधित। यदि पिता से जुड़े हुए अभिभावक को कुछ समस्या थी तो बच्चे में भी वो समस्या होगी। अगला ऑप्शन है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वालों में बच्चों में अधिक पाई जाती है। अब आप सोचिए, जो बच्चे नॉर्मल हैं और जो बच्चे तेज हैं, तो तेज वाले में कैसे समस्या होगी? ये तो हो नहीं सकता है ना। पहले हम इसको काट देते हैं। आप समझिए, जो होशियार बच्चे हैं उसमें कम समस्या होगी, लेकिन 2 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि जो श्रेष्ठ बच्चे हैं उसमें ज़्यादा समस्या होगी। तीसरा ऑप्शन है लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाए। जब भी मैंने कहा है कि जेंडर पक्षाघात के सवाल आएंगे, लड़का लड़की तुलना करना, जब भी कोई चीज़ का तुलना होगा आप उसे काट दें, वो कभी भी सही नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है चौथा ऑप्शन, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब आप समझिए, आपने सुना होगा कि किसी रिक्शा वाले बच्चे, जो रिक्शा वाले थे, उसके पिता रिक्शा चलाते थे, उसका बेटा IAS बन गया। तो चौथा नंबर को काट रहा है ना। चौथा नंबर कह रहा है ग्रामीण बच्चे शहरी से कमज़ोर होते हैं। ये तो गलत है। और आप यहाँ पर भी देखिए तुलना हो रहा है। जब भी तुलना वाली बात आती है उसको आप काट दें, तो उसका सही उत्तर होगा 1। अब क्यों होगा उसको आप समझ लीजिए। सिंपल सी बात है, यदि माता पिता को यानी पिता को कोई समस्या है तो 99% चांस होता है कि बच्चे में वह समस्या स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट है, एक बच्चा जो किस बीमारी से ग्रस्त है वह 100 को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि जो डिस्मॉर्फिया है ना, डिस्मॉर्फिया उस बीमारी को कहते हैं जब शरीर में असंतुलन की स्थिति हो जाती है, यानी शरीर में सब चीज़ सही क्रम से नहीं होता है। किसी अंग का बड़ा हो जाना या शरीर में सही तालमेल नहीं बैठना, इस तरह की बीमारी को डिस्मॉर्फिया कहते हैं। अब आप यहाँ देख लीजिए, मॉर्फिन एक होता है नशा वाला दर्द निवारक इंजेक्शन, मॉर्फिन। और यदि किसी को मॉर्फिन दिया जाता है ना तो वो हवा में उड़ने लगता है। कहने का मतलब है वो अपना मदमस्त रहता है, उसको सही गलत का फर्क नहीं पड़ता है। जैसे किसी बच्चे ने मुर्गी को देखा और कह दिया मोर, यानी आपको पी के आया है करे, ऐसे बोलते हैं ना, होश आवाज़ है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ तो लिखावट की बात हो रही है, या कोई चित्र का बात हुआ नहीं, तो ये डिस्मॉर्फिया हुआ। दूसरा है डिसलेक्सिया। इसका सही उत्तर यही है, जब बच्चा
100 को वाज पड़ता है। आपने देखा होगा तारे जमीन पर पिक्चर में, उसे समस्या आती है। तो वाज को 100 और 100 को वाज, अनक्लियर को न्यूक्लियर, न्यूक्लियर को अनक्लियर, यानी उल्टा पड़ता है वो। तो इस तरह पठन संबंधी जो विकार होता है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चिंतन में सूचना प्रक्रम निम्नलिखित में से किस प्रकार के चरण आते हैं। यानी चिंतन कर रहा है कोई बच्चा, सोच रहा है किसी चीज को लेकर के या कोई समस्या को लेकर के, तो पहला काम वो क्या करेगा? तो पहला काम वो करेगा पूर्व प्रक्रमण, है ना। यानी पहले क्या करना है, इसे हम कहेंगे क्या करेगा वो, पूर्व प्रक्रमण। यानी पहला ऑप्शन होगा गौ। तो गौ वाले 2 ऑप्शन आप रख लीजिए और बाकी के 2 ऑप्शन को काट दीजिए। ये रहेगा और ये कटेगा। अब हम देखेंगे दूसरा क्या होगा। जैसे ही आपको पता चल गया कि समस्या ये है, तो आप उसे करेंगे श्रेणी क्रम, समस्याओं को बांटना, अलग 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 करेंगे, साइड साइड, कि किस तरह की समस्या है उसको अलग करो। कई तरह की समस्याएं उसमें छांट लिए, फिर अब उसमें क्या करेंगे, प्रतिक्रिया का चयन करेंगे। अब हमको क्या करना चाहिए, आपने चुन लिया कि हमको ये करना चाहिए, अब उस पर हम कार्य करना शुरू करेंगे, तो उसको कहते हैं क्रियान्वयन। तो हमारा सही क्रम जो हो गया गौ, घ, ख और क हुआ। यानी सबसे पहले पूर्व प्रक्रमण करना है, फिर उसे श्रेणीकरण करना है, फिर प्रतिक्रिया का चयन करना है, और अंत में जो चयन किया है आपने उसे क्रियान्वयन करना है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी का गुण कहा है, इसमें से कौन सा सही है? जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे वो अंतर्मुखी नहीं होंगे, वो बहिर्मुखी होंगे। यानी उसका दिमाग चंचल होगा, वो कई जगह से कई तरह की बातें एक बार में सोचेंगे। वह अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। कैसे नहीं कह पाएंगे? जो अच्छा बच्चा है वो तो सब बात को अच्छा आसानी से समझा देगा आपको। अब बच्चा शिक्षकों से स्वतंत्र नहीं, अगर वो छात्र है तो शिक्षक से जुड़ा हुआ, वो स्वतंत्र नहीं हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन बचा अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। यदि एक प्रतिभाशाली बच्चा है और आप उससे कोई जवाब पूछते हैं, बताओ कि सूरज किधर से निकलता है, तो वो कहेगा पूरब से निकलता है, उगता है। तो आप कहेंगे पूरब से कि पश्चिम से, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जवाब को बदल देंगे पश्चिम से, डर से। लेकिन प्रतिभाशाली बच्चे वो पलटेंगे नहीं, नहीं सर पूरब से निकलता है। ये रहा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है आंशिक पुनर्बलन। जो पुनर्बलन होता है ना, वो शिक्षा को प्रभावी बनाता है, लेकिन सतत पुनर्बलन से ज्यादा प्रभावी होता है ये। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन से अधिक प्रभावी होता है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब इसे हम समझ लेते हैं। पुनर्बलन, पुनर्बलन का मतलब होता है यदि आपने कोई कार्य किया और आप उसमें सक्सेस हो गए तो और आगे करने में आपको मोटिवेशन मिलेगा। अब लगा ये वाला भी हम कर सकते हैं। तो ये जो बीच बीच में पुनर्बलन मिलते रहे ना, तो विद्यार्थी मोटिवेटेड होते रहता है। लेकिन एक बार साल भर में पुनर्बलन मिला तो उसको लगेगा हम तो एक के वो काम सीखें, लेकिन बीच बीच में मिलते रहा तो वो ज़्यादा काम कर सकता है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होती है। अब देखते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो होता है वो लेखन संबंधी विकार होता है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार होता है। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया एक बीमारी है, ये विकार नहीं है। डिसकैल्कुलिया जो है वो मैथ संबंधी गणितीय घट संबंधी जो विकार होगा उसको डिसकैल्कुलिया कहेंगे। और डिसलेक्सिया जो होगा वो पठन संबंधी विकार होगा। तो यदि किसी बच्चे का शरीर कमजोर है, शारीरिक रूप से वो अक्षम है, तो उसको लिखने में समस्या हो गई ना, तो इसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट है किशोर। किशोर जो होते हैं वो किसका अनुभव कर सकते हैं? तो जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, वो कभी भी तृप्त नहीं होगा। किशोर यानी टीन एज 13 से लेकर 19 तक,
उसमें आप कितना भी उसको दीजिए, उसको लगेगा हमारे पास तो कम है। ये उम्र ही ऐसा होता है, क्योंकि इस समय लड़का और लड़की के शरीर में हार्मोन का स्राव ज़्यादा होता है, इसलिए इसे उथल पुथल की अवस्था भी कहा जाता है। तो ऐसे में वो कभी तृप्त नहीं होते हैं। दूसरा है दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। आगे देखते हैं, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। टीन एज के बच्चों को कभी डर नहीं लगता है। आप देखे होंगे अधिकतर लड़का और लड़की लव मैरिज टीन एज में ही कर लेते हैं, क्योंकि उसे समाज से डरने लगता, परिवार से डरने लगता, लेकिन वो पछताते हैं आगे चल के। बचपन में अपराध से उसको डर नहीं लगता। आत्मसिद्धि के भाव, यानी आत्मा संतुष्ट हो गई, ऐसा भी भाव उसके अंदर है नहीं। तो दुश्चिंता होती है, कई प्रकार की चिंताएं होती है उसको, और स्वयं से वो सरोकार होता है। वो अपने आप को सब कुछ समझता है, वो अपने आप को सलमान खान तक समझ लेता है, और लड़कियां ऐश्वर्या राय तक समझ लेती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? अब इस बात को आप समझिए कि सूक्ष्म गतिक कौशल का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है इन 4 ऑप्शनों में से किसमें शरीर का या किसी भी प्रकार की मांसपेशी का कम से कम इस्तेमाल होगा। देखिए, फुदकेगा तो कूदना है, फुदकना मतलब कूदना, मेढक कूद हो गया, खरगोश कूद हो गया, तो ज़्यादा मांसपेशी है। दौड़ेगा तो पूरा शरीर का एक्सरसाइज होता है, इसमें भी ज़्यादा मांसपेशी है। चढ़ेगा तो उसमें भी चढ़ना पूरा शरीर, लेकिन लिखने के लिए सिर्फ उंगलियों का सहारा लेना पड़ेगा, तो इसमें ही सबसे कम हुआ ना, इसी में सूक्ष्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, यानी वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है उसमें जो अर्थ वो कहना चाहते हैं वो क्या है। वो वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया, वो क्या कहना चाहते हैं? तो कहते हैं कि सहयोगात्मक समस्या समाधान। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी को तो होमवर्क देना है, वो तो ठीक बात है, गलत बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने के बच्चे की सहायता ना करना। अब सहायता नहीं करिएगा तो बच्चे हैं ना, उसको दिक्कत होगी। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीखते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम है। यानी एक बच्चा अपने से कम बुद्धि वाले बच्चे से ज़्यादा सीखता है, ये तो गलत बात हो गया। तो हम काटते हैं पहले ऑप्शन को, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, हेल्प तो करना ही होगा आपको। अब बचा 2 ऑप्शन। तो वाइगोत्स्की ने क्या दिया था? वाइगोत्स्की ने होमवर्क वाली बात नहीं की थी। वाइगोत्स्की ने कही थी सहयोगात्मक समस्या समाधान, यानी सहयोग करने से समस्या जल्दी सॉल्व हो जाती है, ये वाला। अब नेक्स्ट है, भाषा में सब अर्थ का सबसे छोटी इकाई। देखिए, यहाँ पर 2 बातें होती है। अगर आपसे कहा कि भाषा में सबसे छोटी इकाई, तो वह होता है स्वनिम। देखिए, वाक्य छोटी इकाई नहीं होता है, वाक्य तो बहुत बड़ा है, उसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वाक्य को काट लेते हैं। चलिए, ये कट गया। संकेत प्रयोग विज्ञान, ये भी कट गया। छोटी इकाई तो संकेत नहीं है। यहाँ पर देखते 2, एक है रूपिम, एक है स्वनिम। तो इसका सबसे सही उत्तर है रूपिम। फिर चर्चा करते हैं आखिर स्वनिम क्यों नहीं। ठीक है, अगर आपसे पूछा कि भाषा में या भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो होगा स्वनिम, और अगर अर्थ में पूछा तो होगा रूपिम। अब आप देखिए, क, ख, म, ठीक है, क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं है ना, ये स्वनिम है, यानी कुछ वर्ण है, क, ख, ग, ग, अपना कोई अर्थ है नहीं। लेकिन जरा इसको आप देखिए, सॉरी, क, लो, देखिए अर्थ है कि नहीं? तो ये एक रूप हुआ कि नहीं हुआ? यदि हम कल का बोलेंगे तो आपके दिमाग में एक छवि आएगा कि ये चापाकल की बात कर रहा है। या अगर हम आपसे कहें, मिटा लेते हैं पहले, अगर हम आपसे कहें कि कार, इसकी एक छवि आएगी ना आपके दिमाग में, यानी इस तरह आपके दिमाग में छवि आएगा, ये इस तरह कार होता है। तो यदि छवि आ जाए आपके दिमाग में तो वो रूपिम हो गया, और छवि नहीं आया
तो हो गया स्वनिम। क्लियर है? दोनों छोटी इकाई है, यदि उसका अर्थ आ रहा है तो रूपिम, और अर्थ अगर नहीं आ रहा है तो स्वनिम। आप समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है आपसे? तो ये इसका होगा रूपिम, क्योंकि अर्थ होगा तो उसका कोई रूप भी तो होगा। जैसे हम कहेंगे आम, एक और उदाहरण लेते हैं, आम, ये आम, तो आम का एक अर्थ हुआ कि नहीं, एक रूप बना, इस तरह करके आम होता है। ऐसे बढ़िया से बना नहीं, लेकिन आप समझ लें इस तरह करके आम होता है। तो आम का एक अर्थ होता है, उसका छवि बनता है, तो रूप हो गया, आम का एक रूप है। लेकिन कहेंगे प फ, तो ये सिर्फ स्वर है ना, उच्चारण है, इसका कोई रूप है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु बताइए। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको इसका फॉर्मूला। IQ बराबर मेंटल हेल्थ बटे मेंटल एज बाय रियल एज। तो रियल एज फॉर्मूले कई प्रकार से हो सकते हैं, अब अर्थ को समझिए। IQ हम निकालेंगे, जो उसकी मानसिक आयु है उसको बटे कर देंगे हम उसकी वास्तविक आयु से। ठीक है? तो हम करते हैं, तो मानसिक आयु कितनी दी हुई, नहीं कितना IQ कितना मिला उसे, 75। IQ मिला है 75, और मानसिक आयु कितनी है पता नहीं, मानसिक आयु तो मांगा है, तो मानसिक आयु को मान लिए X। और उम्र असली वाला कितना है, असली वाला है 16 वर्ष। इसको गुना करेंगे 100 से, सॉरी उसमें 100 छूट गया था। ठीक है? तो ये उसका फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, अब क्रॉस गुना करेंगे। 75 गुना 16, देखिए क्रॉस गुना होगा ना इस तरह, तो 75 गुना 16 बटे 100, ये हो जाएगा 75 गुना 16 बटे 100। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 चौके 16, कितना हुआ, 4 तिया 12। हमारा आंसर कौन सा निकला, 12। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धांक IQ सामान्यतः किस रूप में शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। देख लीजिए, अगर बुद्धि लब्धि ज़्यादा है तो शैक्षणिक निष्पादन भी ज़्यादा होगा, अगर बुद्धि लब्धि कम है तो कम होगा। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि बुद्धि लब्धि उसका कम हो, क्योंकि उसमें अगर बुद्धि लब्धि ज़्यादा है तो उसके जो प्रतिफल आएंगे, बच्चा जो प्रतिपुष्टि देगा वो ज़्यादा देगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से प्रेरित करता है। तो यदि आपको सीखने की इच्छा है तो आपको कोई कहेगा तब आप सीखिएगा, नहीं कहेगा ना। कहने से सीखेंगे तो आप तो ठेला गाड़ी हो गए कि हमको बोला इसलिए हम कर रहे हैं। आपको खुद की इच्छा होनी चाहिए, आप सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। तो कौन सा कारक हुआ, देख लीजिए, व्यक्तिगत संतुष्टि हुआ, है ना। बाह्य कारक इसमें नहीं कुछ कर सकता है। गार्जियन कितना भी बोलते रहे पढ़ो रे पढ़ो रे पढ़ो रे, पढ़ भी नहीं करेगा। असफलता बचने के लिए प्रेरणा सिर्फ सफलता और असफलता से नहीं होता है। सरल या कठिन ऐसे कुछ नहीं होते, जान गए तो सरल है, नहीं जान गए तो कठिन है। लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यक्तिगत संतुष्टि, यदि आप संतुष्ट हैं, यदि बच्चा संतुष्ट है कि नहीं मैं अच्छा कर रहा हूं, तो वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा, मैं और कुछ कर सकता हूं। तो यही वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है, यानी अर्थ देता है। बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है सिवाय, सिवाय के मतलब नहीं, सिवाय का मतलब होता है नो। क्या होता है, नो, यानी इसको छोड़ के बाद बाकी बहुबुद्धि सिद्धांत का अर्थ है। बहुबुद्धि सिद्धांत वो सब बातें कहता है। विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, ये तो अच्छी बात है, ये तो होता है। विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जाता है, ये भी सीखने के कई तरीके, आकलन के कई तरीके हैं। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए, हाँ बिल्कुल सही है। तो यानी बुद्धि लब्धि का
संबंध कैसे नहीं है? संबंध है। जिसकी बुद्धि लब्धि अधिक होगी वे अच्छे बच्चे होंगे, वो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, तो संबंध है। तो इसी के बिना बाद बाकी तो है, ये वाला नहीं है। नेक्स्ट है, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार गोद लिया जाता है। यानी एक बच्चे को पैसे वाले धनी परिवार ने गोद ले लिया, दूसरा रह गया निर्धन परिवार में। तो अब आप बताइए बुद्धि लब्धि। देखते हैं कि जो गरीब बच्चा है वो धनी से अधिक अंक प्राप्त करेगा। देखिए बुद्धि लब्धि जब आप पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो आपको पता चलेगा कि पैसे से कोई मतलब नहीं है बुद्धि का। तो अमीर या गरीब इससे उसको कोई मतलब नहीं बुद्धि से, तो ये कट गया। दूसरा है, दोनों समान रूप से नहीं, हर बच्चे अलग अलग होते हैं, तो एक समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन वाला, फिर आप तुलना करने लगे। तो तुलना मैंने कहा था, तुलना तो जहाँ भी आपको मिले तुलना उसको आप काट दीजिए। धनी गरीब से पढ़ाई का क्या मतलब है? पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, यहाँ ये गलत है। सामाजिक आर्थिक स्तर करता है, जिस समाज में आप रहते हैं आप उसी तरह धीरे धीरे बन जाते हैं। अगर आप स्वच्छ समाज में रहते हैं, आपका व्यवहार आपका आचरण सभ्य होगा समाज के अनुरूप। लेकिन आप अगर गंदे समाज में रहते तो आपके व्यवहार भी गंदा होगा। तो बुद्धि लब्धांक को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, सीखने के आकलन निम्नलिखित में ध्यान रखता है सिवाय। देखिए सिवाय का मतलब नहीं, यानी इसमें से सब सही है, बाद बाकी एक तो गलत है, उसको नहीं लेना है। विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ बिल्कुल सही है, किस प्रकार से वह सीखता है वो मायने रखता है। विद्यार्थियों की क्षमताएं, कितनी क्षमता है उसके अंदर। कुछ छोटे बच्चे बड़े बड़े सवाल को हल कर लेते हैं, बड़े बच्चे नहीं सकते हैं, तो क्षमता तो है। बच्चे त्रुटियां तो करेंगे, बिल्कुल ये सीखने के लिए त्रुटियां होगी, और त्रुटियों से शिक्षक को पता चलता है कि बच्चे क्या गड़बड़ कर रहे हैं, उसे सुधारा जा सकता है। लेकिन क्या उसकी आवश्यकता है, उससे शिक्षा को क्या मतलब है? आपको चाहिए रोटी कपड़ा मकान, इससे शिक्षक को कोई मतलब नहीं है, सीखने से कोई नहीं। क्या हम फटा हुआ कमीज पहन लेंगे तो क्या हम नहीं सीख पाएंगे? बिल्कुल सीख पाएंगे। तो हमारी आवश्यकताएं यहाँ पर मायने नहीं रखती है। नेक्स्ट है, एक सशक्त विद्यालय। सशक्त विद्यालय का मतलब होता है बढ़िया स्कूल, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट स्कूल, जिसमें बहुत पढ़ाई सोचते हैं ऐसा होता है। उसमें इंग्लिश के बच्चे इंग्लिश में गाली देते हैं और सरकारी स्कूल के बच्चे हिंदी में गाली देते हैं। मुझे तो बस इतना ही फर्क लगता है। कम पैसे में प्राइवेट में लोग पढ़ाएंगे बढ़िया, लेकिन सरकारी स्कूल और शिक्षक की विडंबना यह है कि 60,000 सैलरी तो लेंगे लेकिन पढ़ाएंगे नहीं, वो सिर्फ कुर्सी तोड़ना चाहे। हमारी बातें किसी किसी को कलेजे तक झाल लगती है, लेकिन ये सच है। आप जा कर के देख लीजिए सरकारी स्कूल का हाल। बच्चे खेल रहे हैं, कुर्सी तोड़ रहे हैं मास्टर। अगर वो जरा सा भी सोचें तो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाए ही नहीं। तो ऐसे ही सशक्त विद्यालय की बात यहाँ की जा रही है। ऐसे में क्या होगा? निम्नलिखित में से एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में योग्यताओं किसे सर्वाधिक, यानी अगर आप शिक्षक हैं एक बढ़िया स्कूल का, तो आप क्या महत्व देंगे, क्या बढ़ावा देना चाहेंगे? अपनी बुद्धि स्मृति का, यादगार क्षमता का? नहीं। अनुशासित स्वभाव, ये हो सकता है। प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, हाँ हो सकता है। परीक्षण करने की प्रवृत्ति, ये भी हो सकता है। तो सबसे अधिक है प्रतिस्पर्धा। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, जो कम्पिटिटिव स्कूल होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ाएंगे तो आपका प्रिंसिपल वहाँ से हटा देगा आपको, आपके ऊपर दबाव है। लेकिन सरकारी में ऐसा दबाव कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से तो हर बुक के नीचे पीछे एक पेज होना चाहिए शिक्षक को आकलन का तरीका। शिक्षक का आकलन करना चाहिए। क्या शिक्षक खैनी खाता है? क्या शिक्षक बीड़ी पीता है? क्या शिक्षक कुर्सी में बैठा रहता है? क्या शिक्षक मारता है? क्या शिक्षक पढ़ाता नहीं? ऐसा एक रिपोर्ट जाना चाहिए, और जाना चाहिए सीधे शिक्षा मंत्री के पास, तभी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो पाएगा। तो इसका सही है प्रतिस्पर्धात्मक।
प्राइवेट में लोग नौकरी क्यों करते हैं मन लगा के? क्योंकि उसमें टेंशन है, उसको प्रतिस्पर्धा है कि अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो हमको हटा देगा, या काम नहीं करेंगे हमको हटा देगा। हमारे तो कंपटीशन का भाव होता है, सरकारी में ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका कोई जवाब देती नहीं है तो तुरंत वो मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब ऐसा लगता है कि मोहन भी उत्तर देने में संघर्ष कर रहा है तो फिर वो अपने शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह क्या प्रदर्शित करती है। राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही थी। दूसरा, इस तथ्य से पूर्ण परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब योग्य नहीं है, सवालों के प्रति थोड़ा घबराई हुई है। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को दिखा रही। देखिए शिक्षिका ने क्या किया था, राधिका को समझाया नहीं, क्वेश्चन बदल किए, लेकिन मोहन की स्थिति में उसने क्वेश्चन को बदल के बाद बताया। तो ये पक्षपात की कि नहीं? बिल्कुल पक्षपात की, और ये एक शिक्षक को कभी भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। कैसे हो सकता है, चलिए देखते हैं। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कों की अपेक्षा, देखिए तुलना कर दिया ना, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की अपेक्षा लड़का, तुलना हुआ कि नहीं? और यहाँ कह रहा तुलना नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, और पहले ऑप्शन में कह दिया तुलना, ये गया। दूसरा है, शिक्षकों द्वारा उसके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान लेना चाहिए, हो सकता है। पुरुष और महिला शिक्षकों के समान भर्ती कर देने से क्या होगा? पक्षपात खत्म हो जाएगा। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से पालन करना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इस पर एक मीटिंग कीजिए, अधिसंज्ञान लीजिए, बैठ करके चर्चा कीजिए, ये सब गलत बात है, ऐसा व्यवहार नहीं करना है। नेक्स्ट है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के निम्न में से कौन सा है? कहने का मतलब वंचित बच्चे, वंचित वैसे होते हैं जिसके माता पिता पढ़ाना नहीं चाहते, वो बहुत गरीब परिवार से है, चाहे वो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण हो, चाहे आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण हो, बच्चे को नहीं पढ़ने देना चाहते, तो ऐसे बच्चे वंचित हो जाते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक हैं, आप क्या करेंगे जो बच्चे आपके यहाँ आने का तरीका, या आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उपस्थिति कराना चाहते हैं, ऐसे में क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है कि 5 रुपया पर डे दीजिए, रोज आओगे रोज 5 रुपया मिलेगा। तो ये भी तो बात हो सकती है, जिस दिन आप 5 रुपया नहीं दीजिएगा उस दिन दूसरा दिन नहीं आएगा उसको, तो ये तो सही हुआ नहीं। आवासीय विद्यालय खोलना, देखते हैं आवासीय विद्यालय पर चर्चा बाद में करेंगे। बच्चे को विद्यालय आने की अनुमति देने को कानूनी दंड अपराध बताइए। बच्चा को अगर गार्जियन नहीं भेजेगा तो आपको दंड मिलेगा, ये सही नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है, दंड दीजिएगा तो हंगामा हो जाएगा, हेमंत सोरेन हाय हाय करने लगेगा। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्र करने वाले एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाए जो प्रतिदिन घर जाएगा और बच्चों को लेकर के आएगा, ऐसा संभव है? अगर किसी स्कूल में बच्चे 25 गांव से आते हैं तो एक व्यक्ति को आप नियुक्त कर दीजिए जो 25 जगह जा पाएगा, घरे घर गोदी करके उठा पाएगा, ला पाएगा? नहीं ला पाएगा ना, तो आपका ही है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 उतना भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी सही है। ये आवासीय विद्यालय का मतलब होता है आंगनबाड़ी, बालबाड़ी, ये सब होता है आवासीय विद्यालय खोलना। तो ऐसे में महिलाएं उसकी इंचार्ज होती, वो जाती है, वो बोल देती है कि बच्चे को भेजिए, उसमें थोड़ा बहुत वो पढ़ाती भी है, तो ये थोड़ा सा सही लग रहा है। नेक्स्ट है, सफल समावेशन को निम्नलिखित आवश्यकताएं होती है सिवाय, देखिए फिर वही सिवाय का मतलब नहीं, इसके अलावे बाद बाकी सब होता है, वो वाला नहीं होता है। तो ऐसे सवालों में आपको एक वाला आंसर सबसे अलग होगा। अब इस ऑप्शन को देखिए, ये वाला ऑप्शन को देखिए, पृथककरण को, वो क्या कर रहा है? अलग कर रहा है ना। मैंने कहा था कि जब अलग वाली बात आ जाए उसको आप तुरंत ही काट दीजिए। सफल समावेशन करने, समावेशन मतलब मिला जुला के सबको पढ़ाइए और सही से, यहाँ अलग करने की बात हो रहा है तो ये गलत हो गया ना। नेक्स्ट है, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जाता है? देखिए
पहला है शैक्षणिक और दूसरा है सह शैक्षणिक। शैक्षणिक मतलब शिक्षा वाला और सह शैक्षणिक मतलब उसका सपोर्टिंग वाला। तो सपोर्टिंग वाला तो छोटा हुआ ना, और शैक्षणिक वाला वो मेन हुआ। तो ऐसे में आप कैसे कर सकते हैं कि छोटा वाला से लेकर के बड़ा वाला को सुधारिए? ऐसा नहीं हो सकता। बड़ा का देखा देखी छोटा कर सकता है कोई भी संस्था हो। तो यह सार्वभौमिक बात तो हुआ नहीं, ये तो सही बात दुनिया माने ऐसा कोई बात हुआ नहीं। दूसरा, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। दूसरा, यह व्यक्ति भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। यह हास्याकृत विद्यालयों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। तो यहाँ पर सोचने वाली स्थिति हो जा रही है क्योंकि चारों ऑप्शन 4 प्रकार से है। यहाँ पर ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन नंबर 4, यहाँ क्या किया? हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति। तो भेदभाव की नीति होगा क्या? मैंने कहा था अभी, काटिए इसको। अब बचा 2। अब यहाँ फिर से हम देखेंगे शैक्षणिक, यानी जो स्कूल है कॉलेज है शैक्षणिक हो गया, उससे सपोर्टिंग में सह शैक्षणिक। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातों को बताइए जो अच्छा, ये व्यक्ति भिन्नता है क्या? नहीं है ना, तो ये तो भिन्नता भी नहीं है। तो यहाँ पे हाथ से किए गए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, यानी कि जो काम हाथ से होते हैं ये तो शैक्षणिक है ना, जैसे डलिया बनाना या कोई भी काम हो रहा है हाथ से, अगर हम उसके प्रति सम्मान का स्थिति कर देते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि उसके ऐसा किए जाने से शैक्षणिक क्षेत्र में होगा कि मान लीजिए हम किसी को मोटिवेट कर दिए तो तुम डलिया बहुत बढ़िया बनाते हो, एक काम करना ना, हम लोग डलिया बनाने का ट्रेनिंग देते हैं, थोड़ा सा यहाँ के सीख लो। देखिए सह शैक्षणिक से शैक्षणिक पाया कि नहीं आया, और उसके प्रति सम्मान भी दे दिए और उसमें और अच्छे से सीख पाएगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के लिए पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय। देखिए विद्यार्थी है तो सबसे पहले पोर्टफोलियो हम बताते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है कि आज हमको क्या पढ़ाना है। एक होता है ना सिलेबस जो हम लोग बनाते हैं, इस महीने में ये पढ़ाना, ये सब करवाना, ग्रामर पढ़ाना, हिंदी पढ़ाना, मैथ पढ़ाना, यहाँ से यहाँ तक पढ़ाना है, इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। तो चयन करना है तो उसमें 2 बातों का तो ध्यान रखना जरूरी होगा। विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं तो विद्यार्थी तो रहना ही चाहिए, तो बिना विद्यार्थी वाला ऑप्शन को आप काटिए, ये हो गया। नेक्स्ट, अब विद्यार्थी के बारे में कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन देखिए विद्यार्थी, और तीसरा विद्यार्थी मिल गया। विद्यार्थी को क्या आप भगाएंगे, बहिष्कृत करेंगे? नहीं करेंगे ना। विद्यार्थी को भगा देंगे तो नियम बनाए किसके लिए आप? तो हमारा ऑप्शन सही हो गया, विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्व उत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। नेक्स्ट देखते हैं, पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने की अवसर दिए जाएं। प्रकरणों को विविधता जिन्हें परंपरागत पाठचर्या संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, शिक्षकों के अवगत होने की कम। देखिए ऑप्शन 3 को देखिए अब ध्यान से, विद्यार्थी जो ज्ञान सीखा है उसे आप प्रयोग करने दें, उसे ऐसा अवसर दें कि तुम अपने से इस्तेमाल, जो हमने सिखाया था उसका इस्तेमाल करो। जैसे कोई गुरु कहता है मैंने तुम्हें बांध चलाना सिखाया था, तो उस बांध, एक ही बांध तुमको मिलेगा और वो वाला आम को तोड़ के दिखाओ। अगर तुम सिखाए तो आम को तोड़ के दिखा दोगे, तो उसे हम प्रयोग करने दे रहे हैं। ऐसे में अवसर उसे देने से वो बहुत अच्छे से सर्व उत्कृष्ट लाभ मिलेगा, उसको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। और यदि किसी दिन कभी उसको प्रैक्टिस ही नहीं कराया तो क्या लाभ होगा? शिक्षक खाली जगह के अलावा निम्नलिखित सभी प्रयोग को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। यानी समस्या है कोई और समाधान करना चाह रहा है तो ऐसा बनाइए कि विद्यार्थी मजा लेके उसको करें। चलिए देखते हैं, सीमित अवसर, ठीक है। मुक्त खेल के लिए समय देना, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई नई कार्य कर रहा है तो उसे अपेक्षा कर देना। देखिए तुलना हो गया, अपेक्षा कर दिए, कैसा विद्यार्थी कुछ नहीं जानता है, उसे अपेक्षा किए तो खराब बात है।
मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना। देखिए ये तीनों सही लग रहा है, लेकिन हमको इसमें सबसे सुनना है। मुक्त वाली है सृजनात्मक चिंतन की असीमित उपलब्ध कराना, मुक्त खेल के लिए समय देना, तो खेल में सिर्फ ज़्यादा कुछ सीखेगा नहीं वो। मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध करा देने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसका सबसे सही उत्तर है सृजनात्मक चिंतन। आप सोचो, अपने से बताओ, असीमित उपलब्ध करें, तुमको बहुत समय है, तुमको कोई दबाव नहीं है, जितना देर में बताना बताओ, लेकिन सोचो, बताओ, कुछ भी बोलो। ऐसे हम लोग बच्चों से साथ करते हैं, अरे बोलो, दो लाइन बोलो, कोई बात नहीं, गलती होगा होगा, कोशिश तो करो, तो उसको अवसर दे रहे हैं ना। ऐसे में वो मज़ेदार हो जाएगा। कोई कहेगा कि जैसे हम पूछेंगे आम क्या है, तो कोई बच्चा कह देगा आम एक फल है, तो कहेंगे बताओ कलर किस कलर का होगा, एक बच्चा कहेगा हरा होता है, दूसरा बच्चा कहेगा ब्राउन होता है, तीसरा कहेगा रेड होता है, चौथा कहेगा येलो होता है। तो देखिए कितना अवसर उसको हम दे रहे हैं एक छोटा सा आम के प्रति, है कि नहीं। नेक्स्ट है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते, उनके पास, यानी एक ऐसा विद्यार्थी है जिसके पास ज्ञान है और वो टेक्निकली भी मजबूत है, उसमें दक्षता है, निपुणता है उसके अंदर, और अंदर से भी इच्छा है उसका, तो इसे हम क्या कहेंगे बताइए। इसको कहेंगे कार्य परिहार अभिविन्यास, यानी वो कार्य को करने के लिए उत्सुक रहेगा, है ना। ये दूसरा है निष्पादन परिहार, चौथा निष्पादन उपागम अभिविन्यास, और चौथा है निपुणता अभिविन्यास। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी आपके माहौल जो है कक्षा का वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसके लिए आप क्या करेंगे एज ए शिक्षक। और ये सब चीज़ अगर आप अभी सीख लेते हैं ना, तो भविष्य में जब शिक्षक बनेंगे तो आपको तब भी काम देगा। अभी टीचिंग एग्जाम के लिए तो काम दे ही रहा है, लेकिन उस समय भी काम देगा। सुबह सबसे पहले अभिवादन करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या गुड मॉर्निंग, सुबह है तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ऐसा करना है। अगला देखते हैं, विभेद नहीं करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करें। नेक्स्ट है, सामूहिक गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। अगला है, सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। पहला है, अभिवादन करने से वातावरण तो थोड़ा सा ठीक ठाक बनेगा, लेकिन थोड़ा और बनाना है। तो विभेद करना है, नहीं करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे समान लक्ष्य सुनिश्चित, ये हो सकता है। समाज नीति को हम समझते हैं, समाज में कुछ नियम बनाए होते हैं। देखिए, अगर हम समाज के नियम को लेकर चलेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति उसको ज़्यादा इज्जत मिलता है, जो जैसा काम करते हैं उसी हिसाब से उसको इज्जत मिलता है, और नियम बना हुआ था समाज में। तो आप इसे स्कूल को समाज मत बनने दें। ऐसे में क्या होगा, जो होशियार बच्चा उस वाहवाही लेते रहेगा, और जो बुड़बक बच्चा है, थोड़ा सा कमज़ोर बच्चा, वो हमेशा डांट खाते रहेगा। तो ये आपका होगा नहीं। और सिर्फ अभिवादन कर देने से कक्षा सही रहेगा नहीं, और कहानी सुनाने से भी नहीं होगा। हमें क्या करना है कि उसमें भेदभाव नहीं करना है, विभेद नहीं करना है, और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना है। सबको एक समान कार्य दे दिए, अब मिलजुल के तुम लोग करते रहो। नेक्स्ट है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे बढ़िया होगा मेरा परिवार। क्यों होगा उसको आप सुन लीजिए। नर्सरी कक्षा मतलब छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को ज़्यादा जानते हैं, परिवार के ज़्यादा समय बिताते हैं, पास पड़ोस से कम बताते हैं। बाल्यावस्था में वो पास पड़ोस जाते हैं, पास पड़ोस। तो इसमें सबसे अच्छा होगा उसको परिवार से ही शुरू करना है। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, त्रुटियों पर कई सवाल आ चुके हैं और कितनी बार आ चुके हैं। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। दूसरा, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो जब सुधारने योग्य है ही नहीं है तो वो शिक्षक है कहाँ। जब शिक्षक बच्चों की त्रुटियां नहीं सुधार सकता तो वो शिक्षक है ही नहीं।
एक शिक्षक जो प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देता है, त्रुटि पर ध्यान देना होगा, पाठ्यक्रम पूरा हो या ना हो, प्राथमिक कक्षा में आपको त्रुटि पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगता है तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला है। तो एक काम कीजिए, थकाने वाला तो शिक्षक का नौकरी छोड़ दीजिए और एक पलंग लगाइए घर में और उसमें जाकर के आराम कीजिए। ठीक है, तो स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, उसे समय दीजिए। मान लीजिए गलती हुआ तो आप उसे मोटिवेट कीजिए, देखो कोशिश करो ना, हो जाएगा। थोड़ा सा हिंट आप उसे दे सकते हैं, लेकिन तुरंत आप बता देंगे तो कोशिश ही नहीं करेगा ना। तो इसीलिए थॉर्नडाइक ने क्या कहा है, प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत दिया है कि बच्चे प्रयास करते हैं, त्रुटियां होती हैं और बाद में वो सीख जाते हैं। और इस वीडियो का आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? देखते हैं, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत पर। देखिए केवल, जब भी आपको यह शब्द मिले केवल, तुरंत उसको काट दीजिए। एक, तो यहाँ पर भी तो बात हो गया केवल। देखिए एक के को तरीका कैसे उत्तर होगा सही उत्तर देने का। तो यहाँ पर है समस्या मौलिक है, समस्या मौलिक है, ये भी सही बात है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। देखिए हर समस्या में संकेत नहीं होता है दिया हुआ, कुछ कुछ समस्या में संकेत होता है, लेकिन समस्या मौलिक है, यानी समस्या तो आएंगे ही आएंगे, ये अटल सत्य, इसे टाल नहीं सकते आप। जिंदगी के हर मोड़ में समस्या आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को अंत तक देखा आपने, और देखा तो आप